नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन। आज अपने इस चैनल में मैं बेसिकली आपको कुछ ऐसे टिप्स देना चाहता हूं जो आपके वेरिकोज वेन और वेरिकोसील दोनों में ही हेल्प करेगा। बट उससे पहले थोड़ा बहुत हम समझते हैं कि वेरिकोज वेन होता क्या है, वेरिकोसील हुआ क्यों और किस रीज़न से हुआ। क्योंकि वेरिकोज वेन मोस्टली आपको दिक्कत देती है लेट 45 एज की या 40 से अबव जाके। उससे पहले अगर आपको वेरिकोज वेन हो भी रही है तो वो आपको ऐसा नहीं दिक्कत करेगी कि आपको पेन देगी। तो यहाँ पर मैं वही चीज़ें कुछ आपको नोटिस में लाना भी चाहता हूँ कि कुछ चीज़ों को आपको खुद भी नोटिस करना होता है। जैसे कि वेरिकोसील में जो वेन्स का मोटापन है वो हमारे टेस्टिकल्स के अंदर होता है, आई मीन टू स्क्रोटम में होता है, या टेस्टिकल्स के ऊपर जो एक थैली होती है उसके पीछे जाने वाली वेन्स में होता है। और वही अगर किसी और प्लेस पे हो जाए, आपके किसी पैरों में हो जाए या आपके हाथों में हो जाए, उसको वेरिकोज वेन कह देते हैं। बट दोनों का ऑलमोस्ट जो मैकेनिज्म है, या जिसे मैं बोलूँ कि जो उनकी फिजियोलॉजी और एनाटॉमी है, वो दोनों की अप्रॉक्सीमेटली सेम ही होती है। दोनों के अंदर कुछ चीज़ें हमें बहुत कॉमन मिलती है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन अगर आप कॉन्स्टिपेटेड रहते हो तो वो आपको ट्रबल दे सकता है वेरिकोज वेन में भी और वेरिकोसील में, दोनों में। और अगर आपकी डाइट जो है वो एज सच ज़्यादा फाइबर्स की नहीं है तब भी आपको दिक्कत दे सकता है। वैसे ही जैसे रिलेट करो कॉन्स्टिपेशन से, अगर मान के चलो आप फाइबर्स नहीं इंटेक कर रहे हो तो आप कॉन्स्टिपेटेड ज़्यादा रहोगे, आप मैदा वैदा ज़्यादा ले रहे हो, महीन चीज़ों को ज़्यादा इंटेक कर रहे हो तो वो आपको दिक्कत देंगी। अब यहाँ पर हम सिंपल एक स्टडी करते हैं, समझते हैं अपने पेशेंट्स को थोड़ा बहुत भी, तो उसमें कुछ चीज़ें हमें ऐसी नज़र आती हैं जो उनकी डेली रूटीन में वैसे चली आ रही है। कुछ चीज़ें तो देखो, वेरिकोज वेन अगर हम देखा जाए तो जेनेटिकल भी हो सकती है, जेनेटिक्स से भी आ सकती है। आपको समझ लो आपके पुराने जो पीढ़ियाँ गई हुई हैं उनमें किसी को ऐसा दिक्कत हो तो वो आपको हो सकती है। और वेरिकोज वेन्स और वेरिकोसील में बहुत सारी अलग अलग डाइवर्सिटीफाई है। क्योंकि वेरिकोसील का हम नॉर्मली क्या करते हैं, 2 बारी अगर आप जाओगे किसी भी एलोपैथिक डॉक्टर या किसी भी ऐसे डॉक्टर के पास, वो आपको रेकमेंड कर देता है सर्जरी। वैसे ही वाइस वर्सा, वैसे ही वेरिकोज वेन के साथ भी यही होता है। अगर आपको ट्रबल दे रहा है, आपको पेन दे रहा है, आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है वेरिकोज वेन से, तो वो क्या करेगा कि आप सर्जरी करवा लो, सर्जरी एक ऑप्शन है। बट यहाँ पर हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि अगर आप सर्जरी की तरफ जाते हैं, अगर आपको वो गारंटी देते हैं, अगर आपको सर्जरी वाले कहते हैं कि ये फिर दोबारा नहीं होगा, हमारी पूरी गारंटी है, तो आप जाइए करवाइए सर्जरी। बट अगर वो आपको कहते हैं कि इसके बाद भी होने के पूरे चांसेस हैं, इसका कोई फुल प्रूफ ट्रीटमेंट नहीं है, तो फिर उसके बाद भी आप सर्जरी क्यों करवाएंगे? मेरा क्वेश्चन वहाँ पर राइज होता है। अगर हम किसी डॉक्टर के पास गए हैं, उसके पास उसका ट्रीटमेंट नहीं है, तो कहेगा कि आप बड़े डॉक्टर को दिखाओ, है ना। वैसे ही अगर आप एलोपैथिक में जाते हो, वहाँ पर कह देते हैं कि आप इसकी सर्जरी करवाओ, क्योंकि दवाइयों से तो ठीक होगा नहीं, उनको पता है ये बात। बट यहाँ पर आयुर्वेद और होम्योपैथ हेल्प कर जाते हैं। ये दोनों जितनी पैथी ईजी और इनटेक करने में आसान है ना, उतनी ही आपको स्पेशलाइज करती है किसी भी चीज़ को ठीक करने में। हम हल्के में लेते हैं आयुर्वेद और होम्योपैथी को, बट अगर क्रॉनिकल प्रॉब्लम्स की बात करूं तो जितनी भी आपको ऐसा दिक्कतें आती हैं जो रिलेट करता है आपके बॉडी से, और वो उसका इलाज आपका एलोपैथिक में नहीं है, तो समझ लेना कि आपको टूवर्ड्स कहाँ जाना चाहिए, आपको आयुर्वेद या होम्योपैथ में जाना चाहिए। अब बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, अलग अलग प्रिस्क्रिप्शन लेकर आते हैं कि मेरे को सर्जरी रिकमेंड कर दी है, मेरे को यहाँ पर जाना पड़ता है, ये सर्जरी इस तरीके से बोली गई है। मैंने उनसे पूछा एक बारी ऐसे ही क्वेश्चन, उन्होंने आपको गारंटी दी है, आपको गारंटी दी है कि आपको ठीक हो जाओगे? तो आप एक सर्जरी को अपना एक लीस्ट ऑप्शन मान के चलो, सबसे लास्ट में लेकर चलो, सबसे लास्ट में लेको, क्योंकि सर्जरी एक ऐसी चीज़ है जिसको आप सबसे लास्ट में कर सकते हो, सबसे लास्ट में आप उसको अडॉप्ट कर सकते हो। उससे पहले आप उसके लिए कुछ ट्राई नहीं करते। उसके बाद करते हो तो 2-4 डॉक्टर से मिले, पेन हुआ तो एक बारी फिर से आपने अल्ट्रासाउंड करवा लिया, अगर और कुछ सच दिक्कतें आई तो उससे ज़्यादा आपने एक MRI करवा लिया। इसके बाद क्या करते हो, आपके स्कैन पे स्कैन होते रहते हैं, आपकी बुकलेट इतनी से इतनी बढ़ जाती है, और उसके बाद क्या होता है, कुछ नहीं। उसके बाद एक दिन आएंगे, कहेंगे अब तो सर्जरी करवानी पड़ेगी क्योंकि आपके दर्द इतना है, ये आपको ब्लॉकेज दे रही है, आपकी दिक्कत हो जाएगी, बाद में आपका पैर काटना पड़ेगा, सो एंड सो एंड सो। आपको जहाँ वो डराने लग गए तो समझ लेना वहाँ से निकल लो पतली गली से, क्योंकि डर जो है वो मेजर चीज़ है। अगर भगवान को पूछते हैं तो क्यों पूछते हैं? क्योंकि डर है, किसी ना किसी चीज़ का डर है, ठीक है। और किस लिए पूछते हैं भगवान को? उम्मीद से पूछते हैं कि कोई ना कोई उम्मीद है। तो वहीं पर हमारा जो जितना भी मेडिकल सेक्टर है, जितना भी हम ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें,
आपको डराता जरूर है आपके दिक्कत से, क्योंकि जहाँ पर डर है वहीं पे तो पैसा निकलेगा। अगर आपके पास डर नहीं है तो वहाँ पे पैसा भी नहीं निकलेगा, सिंपल सी बात है। तो आपको डराया जाता है, फिर सर्जरी तक लेकर जाया जाता है, फिर उसके बाद सर्जरी की जाती है, उसके बाद भी आपको गारंटी नहीं दी जाती। ये बेसिक आपका पैटर्न होता है। बट आयुर्वेद में क्या कहता है, आयुर्वेद कहता है आप दवाइयाँ स्टार्ट करो, लग सकता है कि आपको 6 महीने लगे, लग सकता है आपको साल भर लगे, बट वो आपको कभी दिक्कत नहीं देगा, वो आपको पेन नहीं देगा, आपको सर्जरी तक जाने नहीं देगा, बल्कि आपकी वेन्स को धीरे धीरे करके नॉर्मल स्टैटिक पोजीशन पे भी लाएगा। और वो कैसे, वो तो टिप्स तो मैं आपको देने जा ही रहा हूँ, बट वो कैसे, क्योंकि हमारे मेडिकल एज इन देखा जाए आयुर्वेद होम्योपैथ में वो क्या कहते हैं, जैसे होम्योपैथ की एक थ्योरी है, अगर आपने कभी सुनी हो तो, लोहा लोहे को काटता है, सेम वैसे ही वर्क करता है कि उनकी थ्योरी भी ये होती है कि अगर एक बीमारी है, बीमारी की जो जड़ है, जड़ पे और डालो जिससे वो ठीक हो जाए। आयुर्वेद क्या कहता है, आयुर्वेद कहता है कि सारी चीज़ों को हम पेट से डाइजेस्ट करवाएं और वो आपके तत्व में डालें, एज इन आपके ब्लड की तरह सर्कुलेट करें, और उस चीज़ को हम धीरे धीरे ठीक करें। दोनों के कंसेप्ट अलग है। और एलोपैथी क्या कहता है, कटवा लो, निकलवा लो, ठीक हो जाओगे। तो ये कोई थ्योरी थोड़ी ना हुई ठीक करने की। तो यहाँ पर हमने मेडिकल फील्ड में जो भी डॉक्टर्स या सब स्टाफ रहते हैं उनसे एक चीज़ हमेशा पूछा करो कि अगर आप एलोपैथिक है, अगर एलोपैथिक में जा रहे हो तो क्या आप मेरे को गारंटी दे रहे हो। कंसेंट साइन कराते हैं ना सर्जरी से पहले कि अगर बाय चांस कुछ सर्जरी में हो जाए तो हम जिम्मेवार नहीं हैं, और उसके बाद अगर कुछ हो भी जाता है तो वो जिम्मेवार नहीं होते, क्योंकि ऐसे कितने पेशेंट्स होते हैं जिनका पैर कौन सा काटना होता है और काट कौन सा देते हैं। ठीक है, वो एक अलग चीज़ है, बट मैं इस फील्ड में नहीं जाना चाहता और ये भी नहीं चाहता कि आप एलोपैथी को बुरा माने। एलोपैथिक अच्छी पैथी है, बहुत अच्छी पैथी है। अगर इमरजेंसी में अगर मेरे को ज़रूरत पड़ेगी तो मैं भी एलोपैथिक के पास ही जाऊँगा। अगर इमरजेंसी में मेरा सर फटा है तो मैं एलोपैथी के पास जाऊँगा। अगर मेरा कोई चोट लगी है, मेरी टांग टूटी है, मैं भी एलोपैथिक के पास जाऊँगा, क्योंकि वो बेसिकली मेरे को क्विक ट्रीटमेंट दे देते हैं, बट क्रॉनिक ट्रीटमेंट में वो काम नहीं कर पाते। वही चीज़ मैं आपको आज डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आयुर्वेद से जुड़ी हुई हैं आप अपने जीवन में अपनाओ। वेरिकोज वेन्स और वेरिकोसील में दोनों में ही लाभदायक है। पहले कि हम आयुर्वेद है तो हम योगा को भी बहुत मानते हैं। योगा एक ऐसी चीज़ है जो आपको आराम से ठीक कर सकते हैं। तो योगा की 2 टिप दूंगा, 2 एक्सरसाइज करनी है। अगर आप वेरिकोज सील या वेरिकोज वेन से परेशान है, आई मीन अगर आपके काफ मसल्स के आसपास वेरिकोज वेन बन रही है और वेरिकोज सील दोनों ही है, तो आप एक सिंपल सी चीज़ कीजिए, अपने पैरों को ऊपर करके तरफ, मतलब जैसे कहते हैं ना कि पैरों को थोड़ा सा ऊपर करें और लाई डाउन हो जाए हाफ एन आवर, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना टाइम आप कंफर्टेबल रहें। उससे क्या होता है कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन एंटी ग्रेविटी चलता है, ग्रेविटेशनल फोर्स से ऑपोजिट चलता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा पहुंचेगा, जिसकी वजह से वहाँ पर जो पेन है वो थोड़ा रिलीफ मिलेगा और साथ में वेन्स में भी थोड़ी हेल्प मिलेगी पतले होने के लिए। फर्स्ट चीज। सेकंड टिप होती है हमारी नॉर्मल बटरफ्लाई। अगर आपकी नीचे लोअर बॉडी की तरफ कोई भी वेरिकोज वेन डेवलप है या वेरिकोसील डेवलप है तो एक बटरफ्लाई आसन आता है, बटरफ्लाई एक्सरसाइज होती है, मे भी बहुत मोस्टली जानते भी होंगे जो करते हैं योगा होगा। कुछ नहीं करना होता, पैरों को साथ में लाना होता है और नीचे की तरफ पुल पुश करना होता है, जिससे आपको क्या मिलता है, पेल्विक पोर्शन की तरफ ब्लड की फ्लो मिलता है, जिससे हेल्प मिलती है। देखो बेसिकली ब्लड का इन रेगुलर पैटर्न को ही एक तरीके से क्रिएट कर देते हैं वेरिकोसील और वेरिकोवेन्स। अगर हम ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा करना चालू कर दे तो वो चीज़ें नॉर्मल होनी चालू हो जाएंगी, तो वहाँ पर बेटर रिजल्ट मिलेंगे। तो हमने 2 एक्सरसाइज ऐसी करनी है जो हमें एक्सरसाइज से थोड़ा थोड़ा क्योर देना चालू कर दे। फिर इसके बाद करते हैं आयुर्वेद में और कौन सी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प देती है। जैसे एक चीज़ नॉर्मल सी चीज़ है, अगर हमारा खून पतला होगा ना तो किसी भी जगह से निकल जाएगा। अगर उसको कहीं ब्लॉकेज भी मिल रही होगी ना तो वो छोटे से रास्ते से भी निकल जाएगा। अगर आपका खून गाढ़ा होगा तो वो रुकेगा और दिक्कत देगा, दर्द देगा और इचिंग देगा, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें करेगा। बट अगर हमने खून पतला करना है तो उसके लिए कुछ हमारे मसाले ही दे देते हैं। जैसे घर में गरम मसाला आप खाते हो ना, कुछ वो गरम मसाले कुछ ऐसी तत्व दे देते हैं कि आपका खून ऑटोमेटिकली थोड़ा पतला होता है। अब जैसे नॉर्मल सी बात है, जैसे हार्ट के पेशेंट को बोल देते हैं कि लहसुन खाओ। सब आयुर्वेद के डॉक्टर्स आपको ये बात बोलते हैं कि लहसुन खाओ, हल्दी खाओ, हार्ट के पेशेंट हो तो ठीक रहोगे। अब लहसुन करता क्या है, उसकी बेसिकली आपकी बॉडी में देता क्या है। सबसे पहले लहसुन आपके खून को पतला करता है, जो हेल्प करता है। प्याज आपके खून के पतला करता है, आपको हेल्प देता है। गर्मियों में हमारे बड़े बुजुर्ग बोल के गए हुए हैं ना कि आप लू चल रही है तो आप प्याज खाना स्टार्ट करें, प्याज को साथ रखें, लू नहीं लगती।
लू लगने का रीज़न यही है कि वो आपकी तासीर को ठंडा करता है, आपके शरीर को ठंडा रखता है और आपके खून को भी पतला करता है, इसलिए आपको लू नहीं लगती है। वही चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि प्याज को इनटेक करना चालू करें, लहसुन को इनटेक करना चालू करें, रात को हल्दी दूध पीना चालू करें। हल्दी दूध आपकी एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, किसी भी दर्द को कंट्रोल करने की उसमें क्षमता होती है। तो वो चीज़ें आप आराम से अपने घर बैठे कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नॉर्मल है। सबसे पहली चीज़ आइसिंग करें। आइसिंग क्या करता है, वहाँ पर रेस्ट देगा। जिनको दर्द है उनके लिए कह रहा हूँ। वेरिकोज सील में भी हम कहते हैं कि थोड़ी बहुत आइसिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि स्कॉटम हैंग होने की वजह से ट्रबल्स और ज़्यादा बढ़ती हैं। क्योंकि जब हमारे स्कॉटम हैंग होता है तो सबसे मेजर दिक्कत क्या आती है कि हमारे टेस्टिस नीचे की तरफ होते हैं, तो वो हमारे थाइस से बैंग होते हैं, थाई से लगेंगे, इस वाली पोर्शन से लगेंगे या अंडरवियर पे हमारे बैंग होते रहेंगे, जिसकी वजह से हमारे को शाम को बहुत अनईजीनेस आ जाती है। इतना पेन होता है कि बियर भी नहीं होता कभी कभी। तो वो वाली चीज़ तक पहुँचे ही क्यों, जब हम उसको कंट्रोल पहले कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम वेरिकोसील के पेशेंट हैं तो सपोर्टर्स जरूर कैरी करें, या टाइट एक साइज़ छोटा अंडरवियर का जरूर कैरी करें। इसके साथ जो वेरिकोज वेन है वहाँ पर हम वो बैंडेजेस बोल देते हैं, अगर आप किसी भी जगह जाते हैं वहाँ पे बैंडेजेस बोल देते हैं। और यहाँ पर आपने कुछ नहीं, बाकी मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताऊँगा इसी चैनल पर ही जो आपको वेरिकोसील और वेरिकोज वेन से आराम देना भी स्टार्ट कर देंगी। जैसे कि कुछ टिप्स, अभी तो आज तो थोड़ा इंट्रोडक्शनरी में था तो इसलिए मैं इतना ज़्यादा आपको बता नहीं रहा, क्योंकि कितनी ज़्यादा लंबी आप मेरी वीडियो देख लोगे, तो इस वजह से मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस तरीके से देना चाहता हूँ कि नेक्स्ट वीडियोस में शायद मैं आपके लिए एक्सरसाइज लाऊं, और एक्सरसाइज में भी आपको आराम से क्योर कर रहे घर बैठे बैठे। कुछ नॉर्मल एक्सरसाइज है, कुछ फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइज जो आराम से आपको आराम दे सकती हैं आपकी वेरिकोज वेन और वेरिकोसील में। और अगर आपको ये थोड़ी सी वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। कोई आपका फ्रेंड वगैरह, कोई भी आपके नॉन टू में कोई भी वेरिकोसील या वेरिकोज वेन से लड़ रहा है तो आप उनको हमारा नीचे दिए हुए नंबर, जो नीचे हम दिखा रहे हैं आपको नंबर, वो आप दे सकते हैं, हमसे फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं।